बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास का यूनिट नंबर 8 जिसका नेम है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वीक 10 के लिए ये जो आप लोगों का यूनिट स्टार्ट किया जा रहा है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इससे प्रीवियस यूनिट हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें जैसा कि मैटर की हम प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे थे, इसमें हम मैटर की उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ड्यू टू इट्स हीट। थर्मल मीन जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर जो कि हीट की वजह से होता है उसके अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। जितने भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम उनके टेम्परेचर्स के रेलिवेंट उनको देखेंगे। तो इस चैप्टर में जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं वो हम पहले देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 168 पर यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 7 टॉपिक्स हैं। 8.1 है टेम्परेचर एंड हीट और थर्मोमीटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एवेपोरेशन एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हीट अप किया जाता है तो उसका टेम्परेचर राइज़ करता है। तो मेन जो हमारा टॉपिक है वो होगा हीट, क्योंकि हीट एक एनर्जी है और जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को, मटेरियल ऑब्जेक्ट को हीट या एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं या मालिक्यूल्स हैं वो किसी भी तरह की मूवमेंट करते हैं। अब उसके अंदर जो उसका टेम्परेचर राइज़ होगा और उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस है हमारे पास वो थर्मोमीटर है। उसके स्केल्स को हम स्टडी करेंगे। स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी, उसकी जो ख़ास मखसूस हीट को एब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत है उसको हम देखेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, किसी भी ऑब्जेक्ट के मेल्टिंग या उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम इसमें स्टडी करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसकी ऑब्जेक्ट की जो एवेपोरेट होने की सलाहियत है वो किस टेम्परेचर पर एवेपोरेट होता है वो। और थर्मल एक्सपेंशन जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हीट दी जाती है तो उसका टेम्परेचर राइज़ करता है और उसी के नतीजे में उसके अंदर एक्सपेंशन आती है। तो हमारे पास बेसिकली 3 जो हैं वो स्टेट्स हैं मैटर की, पहले हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ ली हुई हैं। एक मैटर जो है वो सॉलिड में है, लिक्विड में है और गैसेस में है, जिसको हम बेसिकली 3 मैटर्स की स्टेट्स को डिस्कस करते हैं। तो इन तीनों में ही हीट की वजह से एक्सपेंशन होती है या टेम्परेचर राइज़ करने की वजह से एक्सपेंशन होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन स्किल्स और आउटकम्स बताए गए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि क्या हैं। और जो हमारा फ़र्स्ट टॉपिक है वो पेज नंबर 169 पर है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो हमारा फ़र्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे पास 4-5 डेफिनेशंस हैं जो बताई जा रही हैं। टेम्परेचर की, हीट की डेफिनेशन है, थर्मल कांटेक्ट की डेफिनेशन है, थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है और यहाँ साइड बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये भी हम पढ़ते हैं। एक बच्चा जो है वो स्ट्रिप थर्मोमीटर से अपना जो है वो टेम्परेचर फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर की मेन डेफिनेशंस हैं, जो टर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। इस टॉपिक में से जो आपके पास आती हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस ही होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं। व्हेन वी टच अ बॉडी वी फील इट हॉट और कोल्ड। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज़। तो किसी भी बॉडी को हम टच करते हैं तो हम अगर उसको उस पर गौर करें, फील करें उसको, तो या तो वो हॉट होती है या कोल्ड होती है, ठंडी होती है या गर्म होती है। तो इस हिसाब से देखें, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ लगाएं और हम उसका टेम्परेचर फाइंड ना करना चाहते हों, उसका इरादा ना रखते हों, तो हमें फ़ील भी नहीं होगा कि वो हॉट है या कोल्ड है। लेकिन अगर हम ये चीज़ चाहते हों कि हम देखें कि मोस्टली आप वुड के पीस पर हाथ रखते हैं तो आपको ना वो हॉट लगता है ना कोल्ड लगता है। लेकिन आयरन पीस पे या आयरन या लोहे के बने हुए किसी भी दरवाज़े या किसी स्टील की बॉडी के ऊपर जब हाथ रखते हैं तो वो अगर धूप में ना हो तो वो हमें ठंडा लगता है।
और अगर वो सुबह या शाम के टाइम वो हमें ठंडा लगता है। और अगर वो हम दिन के टाइम वो धूप में हो और हम उसको पकड़ने की कोशिश करें तो वो हमसे कई दफ़ा नहीं पकड़ा जाता, गर्म होता है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है। स्टील या आयरन का पीस जो है या पाइप, जिस तरह की भी कोई ऑब्जेक्ट हो, तो वो हमें जो है उसका टेम्परेचर राइज़ हुआ महसूस होगा। तो टेम्परेचर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिससे हम उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस को फाइंड कर सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। तो ये किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस जिसको हम डिग्री में मेजर करते हैं, वो उसका टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस। तो टेम्परेचर को हम या तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री केल्विन में जो है वो मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट जो है वो टेम्परेचर का वो केल्विन है, केल्विन स्केल्स हैं। वो मज़ीद आगे हम किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, वो आप देख लें, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कैंडल फ्लेम इज़ हॉट एंड इज़ सेड टू बी एट हाई टेम्परेचर। आइस ऑन द अदर हैंड इज़ कोल्ड एंड इज़ सेड टू बी एट लो टेम्परेचर। जो किसी भी कैंडल का जो फ्लेम होता है उसके ऊपर आप देखें तो हॉट होता है, वो उसके ऊपर हम हाथ नहीं रख सकते अपना, वो हमें हॉट फील होता है। तो उसकी जो डिग्री है वो हाई है, जबकि आइस को देखा जाए तो उसका जो टेम्परेचर है वो लो होता है। तो यही वो बता रहा है कि जो टेम्परेचर है वो ना सिर्फ हॉटनेस को शो करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हाई है, बल्कि उसकी कोल्डनेस को भी बता रहा होता है कि वो कितना कोल्ड है। तो टेम्परेचर का मतलब अक्सर हम लोग ये लेते हैं कि वो हाई टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर का मतलब ये भी होता है कि वो कितना लो है, फ्रीजिंग पॉइंट पे है कोई ऑब्जेक्ट या वो बॉइलिंग पॉइंट पे है। तो इसमें एक और डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पर, थर्मल कांटेक्ट है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। ये मैं अभी आपको साथ साथ बताता हूँ। इससे पहले कि हम दूसरी डेफिनेशन समझें, इससे पहले हम हीट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये पिंक हाईलाइटेड बॉक्स में बताई हुई है। हीट इज़ द एनर्जी, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, हमने इसमें यूनिट नंबर 6 में पढ़ा था कि हीट इज़ द एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर इन द थर्मल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो थर्मल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो हीट हॉट है, अगर उसका कांटेक्ट, उसको टच करेंगे किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ जिसका टेम्परेचर थोड़ा लो है, तो वो हीट ट्रांसफ़र होगी उसमें। हीट क्या है? एनर्जी है। हीट इज़ द एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर इन द थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज अ रिज़ल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन दैम। अगर उनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हुआ तो अगर एक आयरन रॉड है, उसको हमने हीट अप किया हुआ है, तो उसका सेकंड एंड भी जो है वो उसी टेम्परेचर पे हुआ, तो उसका एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। और अगर एक एंड जो है उसका वो कोल्ड हुआ और दूसरा एंड जो है वो उसका किसी हमने फ्लेम पर रखा हुआ है, चूल्हे पर उसको गर्म करने रखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद एक एंड से जो है वो टेम्परेचर दूसरे एंड तक वो फ़्लो कर जाता है। तो ये ही एक एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर या वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन एंड टू अनदर एंड इन द थर्मल कॉन्टैक्ट। अगर उसका हीट के साथ या किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट है और उनके टेम्परेचर में डिफरेंस भी होगा तो ही वो ट्रांसफ़र करेगी, अदरवाइज़ वो ट्रांसफ़र नहीं करेगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर दो डेफिनेशन और हैं। थर्मल कांटेक्ट की एक डेफिनेशन है, थर्मल कांटेक्ट क्या होता है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर लेंगे। तो थर्मल कांटेक्ट क्या है? To understand the concept of the temperature, it is useful to understand the term thermal contact and the thermal equilibrium. तो थर्मल कांटेक्ट यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके उस एरिया को हम जो है वो उसमें कांटेक्ट में हों जिसमें हीट है।
तो यूँ भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि थर्मल कॉन्टैक्ट इज़ डिफाइंड एज द कॉन्टैक्ट एरिया विच इज़ यूज्ड इन द ट्रांसफ़र ऑफ द हीट। जो वो एरिया जो हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ हो रहा है या उसको हम उस कॉन्टैक्ट में लाए हुए हैं जिससे वो हीट के साथ इंटर कॉन्टैक्ट है। थर्मल इक्विलिब्रियम को अगर हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो थर्मल इक्विलिब्रियम इस तरह बता सकते हैं कि व्हेन टू बॉडीज़ ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर द हीट इज़ रिलीज्ड बाय द हॉट बॉडी एंड इज़ एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड बॉडी। तो इस तरह इसको कहा जा सकता है, जबकि इसमें भी एक्सप्लेन किया जाए इसको इस तरह जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है इस तरह नहीं बताया हुआ। यहाँ कहा गया है टू स्टोर आइस इन द समर पीपल रैप इट विद द क्लॉथ आर कीप इट इन द वुडन बॉक्स। कि लोग जो है वो अगर गर्मियों में आइस को जो स्टोर करना चाहें तो आप देखते हैं कि वो या तो उसको कपड़े में लपेट देते हैं या फिर उसको किसी लकड़ी के डब्बे में बंद कर देते हैं, आर इन थर्मोस फ्लास्क या किसी गर्म पानी को या चाय को हम थर्मोस में रख देते हैं। तो वो जो आउटर जो उसका कांटेक्ट है विद एटमॉस्फेयर वो उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस को जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करता। इन दिस वे दे अवॉइड द थर्मल कांटेक्ट, वो उससे थर्मल कांटेक्ट से बच जाते हैं ऑफ द आइस विद इट्स हॉट सराउंडिंग, अदरवाइज आइस विल सून मेल्ट अवे। तो वो आइस जो है वो अपने थर्मल कांटेक्ट बनाएगी अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग से और उसका जो है वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि उसका आइस का टेम्परेचर जो है वो लो है तो वो एब्जॉर्ब करेगी, और जो इसका टेम्परेचर हाई होता है वो टेम्परेचर रिलीज़ करता है। तो यहाँ हम इसको कह सकते हैं व्हेन टू बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, दो बॉडीज़ डिफरेंट टेम्परेचर पर होती हैं और ब्रॉड क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज लाई जाती हैं, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करती हैं। द हीट इज़ रिलीज बाय द हॉट बॉडी एंड इज़ अब्जॉर्ब बाय द कोल्ड बॉडी, तो वो कोल्ड बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है जबकि हॉट बॉडी उसको रिलीज़ करती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ एक डेफिनेशन है व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, कि किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी क्या होती है। द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी associated with the atoms, molecules and the particle of the body is called the internal energy of its body। तो किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी को हम इस तरह कह सकते हैं कि वो उसकी ये बात कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज द मास ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जिसको हम बता सकते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन द फैक्टर्स सच एज द मास ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम और द मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू इट्स मोशन विच डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। वही बात हमने पहले सबसे पहले टेम्परेचर को डिफ़ाइन कर लिया था कि उसकी टेम्परेचर जो है वो हम बात करेंगे कि टेम्परेचर कैसे राइज़ करता है, उसको हीट एब्जॉर्ब करता है या वो हीट रिलीज़ करता है। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो मूव करते हैं, और किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के मूवमेंट की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है ये, और उसकी जो पोजीशन उनकी जो होती है उन्होंने स्टोर की होती है एनर्जी, उसकी वजह से उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम और द मॉलिक्यूल्स इज़ द स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसके बाद एक सेकंड टॉपिक है हमारा थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर क्या है, ये इजी टॉपिक्स हैं इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। तो इनकी एक मिनी एक्सरसाइज भी है यहाँ पर, बल्कि प्रीवियस पेज पर वो एक हमारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पढ़नी थी कि ये आप देख सकते हैं फ्लावर्स हैं, ये क्रोशियस फ्लावर्स हैं। क्रोशियस फ्लावर इज़ अ नेचुरल थर्मोमीटर, ये एक नेचुरल कुदरत का थर्मोमीटर फाइंड करने के लिए, यानी कि उसका टेम्परेचर फाइंड करने के लिए होते हैं। It open when the temperature is precisely 23 डिग्री सेल्सियस and closes when the temperature drops। जब टेम्परेचर कम हो जाता है 23 डिग्री सेल्सियस से तो ये जो हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर इनको 23 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचता है तो ये ओपन हो जाते हैं। तो ये नेचुरल ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि क्रोशियस फ्लावर्स क्या हैं, या वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जो है वो ओपन या क्लोज़ होते हैं, या नेचुरल थर्मोमीटर जो है वो
क्या चीज़ है। तो आप बता सकते हैं कि ये क्रॉशस फ्लावर्स हैं। और एक बच्चा जो कि अपने फोरहेड पर ये एक स्ट्रिप थर्मोमीटर से टेम्परेचर जो है वो चेक कर रहा है। इस पर कलर चेंज होता है, जिस पर पता लगता है कि ऐसा कलर हो तो ये टेम्परेचर होता है, या ये कलर होने पर ये टेम्परेचर हो सकता है। थर्मोमीटर जो है वो एक डिवाइस है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। सम सब्सटेंसेस हैव द प्रॉपर्टी दैट चेंज विद द टेम्परेचर। बहुत से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टी को टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज कर लेती हैं प्रॉपर्टीज़। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ एक्सपैंड हो जाते हैं, कुछ जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनकी शो होती हैं। सब्सटेंसेस दैट शोज अ चेंज विद द टेम्परेचर कैन बी यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अपनी प्रॉपर्टी को टेम्परेचर के साथ चेंज करते हैं, उनको हम थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, some change their colors, some change their electric resistance etc. Nearly all the substances expand on heating। तकरीबन जितने भी substances हैं उन सब को जब भी हीट प्रोवाइड की जाती है तो उनका जो है टेम्परेचर चेंज होता है और वो एक्सपैंड होती हैं। ये उनकी एक कॉमनली जो है वो प्रॉपर्टी है कि वो अपनी एक्सपेंशन करती हैं। लिक्विड्स आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड आर suitable as thermometric material। Common thermometers are generally made using some suitable liquid as the thermometric material। A thermometric liquid should have the following properties। तो ये आपसे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट शुड बी द thermometric प्रॉपर्टीज़ ऑफ आ thermometric material। तो एक थर्मोमेट्रिक मटेरियल की जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट शुड बी विजिबल, वो हमें दिखाई देना चाहिए, ऐसा हो कि जो है वो हमें नज़र आए, इनविजिबल ना हो। इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, और उसकी यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होनी चाहिए, एक जैसी हरारती फैलाव हो। ये ना हो कि उसको 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर वो 2 मिलीमीटर इंक्रीज़ हो उसमें थर्मोमीटर में, और जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री और राइज़ हो या 2 केल्विन राइज़ करें तो वो जो है वो 5 मिलीमीटर इंक्रीज़ कर जाए। यानी यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन हो, ये ना हो कि वो कम या ज़्यादा एक्सपेंशन करता जाए अपनी। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि सेम टेम्परेचर पर सेम एक्सपेंशन करे वो हो, यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन करे। इट शुड हैव अ लो फ्रीजिंग, और वो फ्रीज़ बहुत लो टेम्परेचर पर हो, ठीक है। यानी थर्मोमीटर को अगर हम फ्रीज़र में भी रख दें तो वो फ्रीज़र का जो आइस का टेम्परेचर है वो भी फाइंड कर जाए। ये ना हो कि वो खुद ही फ्रीज़ हो जाए, तो वो हमें क्या बताएगा, वो फ्रीज़ हो गया तो वो तो हमें रीडिंग नहीं दे सकेगा। तो उसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। इट शुड हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट, और वो बॉइलिंग ऑब्जेक्ट्स को भी फाइंड आउट कर सकता हो, उसका टेम्परेचर बता सकता हो कि ये किस टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है। अगर वो ख़ुद ही बॉयल कर गया या बहुत ज़्यादा उसने टेम्परेचर फ़ील कर लिया तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट होता है। जैसा कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल करता है। इसी तरह बहुत से जो हैं वो हाई बॉइलिंग पॉइंट्स जिनके होते हैं सब्सटेंसेस के, तो वो उस पर हमें बता सकता हो कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इट शुड हैव वेट, इट शुड नॉट वेट गिलास, ये गिलास जिसके अंदर ये मटेरियल होता है उसको वेट ना करे, वो उसको गीला ना करे, ताकि हमें उससे इजीली रीडिंग हमें मिल सके उसकी जो वो टेम्परेचर बता रहा है हमें, हॉटनेस या कोल्डनेस का। इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और वो हीट जो है वो इजीली अपने अंदर से पास कर सकता हो, कंडक्टर हो उसका। अगर वो उसमें से हीट पास करेगी तो वो एक्सपेंशन होगी, उसमें एक गुड कंडक्टर होना चाहिए। इट शुड हैव अ स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसकी जो हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है वो कम से कम हो।
अगर उसने खुद के अंदर हीट एब्जॉर्ब कर ली तो फिर वो वापस बहुत देर में आएगा। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हीट एब्जॉर्ब कर ले, जैसे पानी है उसको हम गर्म कर दें तो उसको खुद ठंडा होने के लिए 2 घंटे चाहिए। तो अब हमने ऐसा थर्मोमीटर हमें चाहिए होता जो एक मरीज़ को डॉक्टर जो है वो पहले टेम्परेचर फाइंड करता है उसका, तो फिर उसके बाद साथ ही दूसरा मरीज़ आ जाता है तो वो उसको थोड़ा सा ऐसे साफ़ करने के बाद स्प्रिट में और उसको झटकता है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो स्मॉल होनी चाहिए ताकि वो दोबारा रेडी हो जाए, रीसेट हो जाए। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक थर्मोमीट्रिक मटेरियल के तौर पर यूज़ की जा सकती हैं। यहाँ एक मिनी एक्सरसाइज है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैव ग्रेटर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें हमारे पास 4 हैं, स्टील, कॉपर, वाटर एंड मर्करी। तो वाटर का जो वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है 10 डिग्री सेल्सियस पर वो सबसे ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये होगी सब्सटेंस की ग्रेटर एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो वाटर है। Every thermometer makes use of some property of the material that varies with temperature. Name the property used in। जो उनके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ हो रही होती है वो बताएं। स्ट्रिप थर्मोमीटर में क्या होता है कि वो अपना कलर चेंज करता है, डिफरेंट कलर्स पर वो डिफरेंट उसकी डिग्रीज़ होती हैं। जैसा कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, वो हम 98.6 उसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू होती है। तो वो उस पर ग्रीन शो कर रहा होता है कि ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर है। रेड पर जो है वो ख़तरे की अलामत जिसे हम कह सकते हैं। तो वो स्ट्रिप थर्मोमीटर पर कलर जो है वो चेंज हो जाता है। 102 पर, 103 पर या 101 पर फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर होता है वो रेड कलर शो करता है। तो उससे हम उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो अपना कलर चेंज करता है। और मर्करी थर्मोमीटर क्या करता है कि मर्करी थर्मोमीटर जो है वो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई जा सकती हैं। शुड बी विजिबल, इट शुड यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, इट शुड हैव द लो फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉट वेट ग्लास होता है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हम यहीं से बता सकते हैं कि ये कौन सी हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। इसके बाद पेज नंबर 171 पर हमारे पास लिक्विड इन द गिलास थर्मोमीटर। जो गिलास थर्मोमीटर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गिलास थर्मोमीटर है, इसकी मोस्ट लेफ़्ट साइड पर एक स्टील का कवर चढ़ा होता है जिसको हम बल्ब कहते हैं, जिसके अंदर मरकरी सारी की सारी मरकरी जो है वो स्टोर हुई होती है। और इसको जब भी किसी हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है तो इसकी जो मरकरी एक्सपैंड होती है और इसके गिलास टैंक के अंदर एक ट्यूब होती है उसमें एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। मरकरी थ्रेड उसको हम कहते हैं। तो टेम्परेचर स्केल ये बना हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं और गिलास ट्यूब है। ये एक सिलेंड्रिकल लेंस के तौर पर जो है वो काम करती है। थिक होता है जैसे ये गिलास जो कि सिलेंड्रिकल लेंस जो हमें इसकी रीडिंग लेने के लिए आसानी पैदा करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस होता है, उसमें किसी कन्वेक्स लेंस से अगर कोई बहुत बारीक लिखा हो तो वो हमें इजीली हम पढ़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी लाइंस जो हैं वो डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड को शो कर रहे हैं। तो ये डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होते हैं, ये इनको इस पर हम टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं ईज़िली। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इसमें हम लिक्विड इन द ग्लास थर्मोमीटर हैज़ अ बल्ब विद द लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब ऑफ द यूनिफॉर्म एंड द फाइन बोर सच एज शोन इन द फिगर। और इसमें मरकरी होती है। तो इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी मरकरी की बताई जा रही है। मरकरी फ्रीजेज एट -30 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 357 डिग्री सेल्सियस। यानी 357 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का इजीली फाइंड कर सकता है। फिर खुद ब खुद ही बॉयल भी ये खुद बॉयल होना शुरू हो जाएगी 357 पर। तो इस तक टेम्परेचर हम किसी बॉडी का इतना टेम्परेचर हो तो हम उसके पास इसको नहीं लेके जाते ताकि ये इसकी जो है वो टेम्परेचर जो बना हुआ है थर्मोमीटर ये इसकी जो गिलास ट्यूब होती है ये फट जाती है अगर उसके पास लेकर जाएं तो। और मरकरी जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस तक लो टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकती है।
हैज़ ऑल द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लिस्टेड अबव, जैसा कि हमने ऊपर उसको डिस्कस किया कि मरकरी के अंदर ये तमाम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती हैं और इसकी इतनी वाइड रेंज होने की वजह से हम इसको, क्योंकि ये फ्रीजिंग ऑब्जेक्ट्स को भी का टेम्परेचर भी फाइंड कर सकता है कि ये कितने डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ हुआ है। जैसा कि हम देखते हैं कि आइस जो है वो फ्रीज़र में -18 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ हो जाती है, सॉलिड आइस जो होती है। तो -39 तक तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल कर रहा होता है और ये 200 बल्कि 300 357 तक जो है वो मेजर कर सकती है। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं उनकी रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक होती है, वो डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं। मरकरी जो थर्मोमीटर्स हैं या जो भी थर्मोमीटर्स हैं उनका एक लोअर और एक अपर फिक्स पॉइंट होता है। तो यहाँ हम लोअर और अपर फिक्स पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर वो क्या हैं। थर्मोमीटर हैज़ अ स्केल ऑन इट्स स्टेम, एक उसकी जो स्टेम होती है उसके ऊपर एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है और एक अपर फिक्स, इससे नीचे मेजर नहीं कर सकता और अपर फिक्स पॉइंट से ऊपर वो मेजर नहीं, इसकी रेंज है। This scale has two fixed points. The lower fixed point is marked to show the position of the liquid in the thermometer. थर्मोमीटर के अंदर जो भी लिक्विड है, चाहे वो मरकरी है या कोई और, when it is placed in ice, जब वो आइस में पड़ा हुआ है तो वो बहुत फ्रीजिंग पॉइंट पर, लोअर पॉइंट पर चला जाएगा और वहाँ हमें वो रीडिंग पता चल जाएगी। तो वो इसकी, जब वो कोई भी थर्मोमीटर आइस में पड़ा हुआ है तो वो उसका लोअर फिक्स पॉइंट पर चला जाएगा, इससे नीचे वो नहीं जा सकता। सिमिलरली व्हेन फिक्स पॉइंट इज़ मार्क टू शो द पोजीशन ऑफ द लिक्विड इन द थर्मोमीटर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द स्टीम एट द स्टैंडर्ड प्रेशर अबव द बॉइलिंग वाटर, जब बॉइलिंग वाटर के ऊपर हम उसको देखते हैं कि ऊपर से स्टीम निकल रही है, तो जो स्टीम उसके साथ कांटेक्ट बनाती है उसके बल्ब के साथ, तो वो हमें बताता है कि ये कितने टेम्परेचर पर है, 99 या 100 वो हमें शो कर रहा होता है डिग्री सेल्सियस में। स्केल्स ऑफ द थर्मोमीटर के स्केल्स बताए जा रहे हैं यहाँ पर। स्केल इज़ मार्क ऑन द थर्मोमीटर, एक स्केल जो है वो थर्मोमीटर के ऊपर मार्क किया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द थर्मोमीटर कैन बी रीड ऑन दैट स्केल। 3 scales of the temperature are in commonly used. These are ये हमारे पास यहाँ एक बताया हुआ है, सेल्सियस स्केल और सेंटीग्रेड स्केल, जिसको हम सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल भी कह सकते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल भी है जिसमें डॉक्टर्स नॉर्मली हमारा टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं, और केल्विन स्केल जिसको हम टेम्परेचर का SI यूनिट जिसमें मेजर करते हैं, या SI स्केल है सिस्टम इंटरनेशनल में, जो इसका टेम्परेचर का यूनिट है वो केल्विन स्केल में मेजर किया जाता है। तो ये 3 पैराग्राफ से 3 स्केल्स बताए गए, 3 थर्मोमीटर बताए गए हैं, वेरियस स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर। आप देख सकते हैं, पहले हम पिक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें सेल्सियस स्केल में 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका अपर फिक्स पॉइंट है और 0 इसका लोअर फिक्स पॉइंट है सेल्सियस का। जबकि फ़ारेनहाइट स्केल में आप देख सकते हैं कि इसका जो स्केल है वो 32 से स्टार्ट हो रहा है और 32 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और 212 फ़ारेनहाइट तक ये भी 100 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, 100 इक्वल पार्ट्स नहीं है, बल्कि ये 180 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, 212 में से 32 हम माइनस कर देंगे तो ये 180 इक्वल पार्ट्स हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास केल्विन स्केल है, ये 273 से स्टार्ट होता है, इसका ये लोअर फिक्स पॉइंट है, एंड 373 तक ये इसका अपर फिक्स पॉइंट है। इससे ज़्यादा ये मेजर नहीं कर सकता। तो इसके अंदर भी 100 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक, और यहाँ पर हम अब इसको पढ़ते हैं कि ये क्या हमें बताया गया इसमें। On Celsius scale, the interval between lower and upper fixed point is divided into 100 equal parts as shown in the figure. The lower fixed point is marked as 0 degree Celsius and the upper fixed point is marked as 100 degree Celsius. इसी तरह फ़ारेनहाइट का है, वो 32 से स्टार्ट हो रहा है और 212 तक जा रहा है, 180 इक्वल पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया हुआ। यानी इसके जो
इंटरवल्स हैं फ़ारेनहाइट पर वो 180 हैं। तो इसको हम जो है वो इसका जो थर्ड स्केल है टेम्परेचर का वो है इन एसआई यूनिट। द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज़ केल्विन एंड इट्स स्केल इज़ कॉल्ड केल्विन स्केल ऑफ द टेम्परेचर एज शोन इन द फिगर। The interval between the lower and the upper fixed point is divided into 100 equal parts. Change in the 1 degree Kelvin is equal to a change of 1 Kelvin. 1 डिग्री अगर हम सेल्सियस में चेंज आता है तो इसमें भी 1 केल्विन में भी 1 डिग्री ही चेंज आता है। The lower fixed point on this scale corresponds to the 273 Kelvin and the upper fixed point is referred as 373 Kelvin. The zero of this scale is called, इस स्केल का जो ज़ीरो होता है उसको हम एब्सोलूट ज़ीरो कहते हैं एंड इज़ इक्वल टू -273। इसका जब ज़ीरो पे जाएंगे इस स्केल के तो वो -273 हो जाएगा। तो इसके बाद हमें कुछ कन्वर्जन बताई हुई हैं कि कैसे हमने फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल। अब ऐसा होता है कि साइंटिफिक जो वैल्यूज़ होती हैं या टेम्परेचर की जो हम मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में वो बाज़ात सेल्सियस स्केल में कर लेते हैं और बाद में हमने उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या काम करेंगे कि टेम्परेचर इन केल्विन स्केल विच इज़ इक्वल टू स्टार्ट फ्राम 273। तो 273 हम इसमें ऐड कर देंगे टेम्परेचर मेजर्ड इन द सेल्सियस स्केल। तो जब हमारे पास सेल्सियस स्केल में वैल्यू होगी और हम चाहते हैं कि केल्विन स्केल में उसको ट्रांसफ़र करें तो हम टेम्परेचर इन केल्विन स्केल विच इज़ इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन द सेल्सियस स्केल जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसकी एक एग्जांपल है, ये भी साथ ही मैं आपको करवा देता हूँ। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल ऑफ द टेम्परेचर व्हेन इट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल पर हमने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी बॉडी का फाइंड आउट किया तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, कितना होगा। हम सीधा सा लिखेंगे C इज़ इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद टेम्परेचर जो है वही फार्मूला 273 जस्ट इसमें ऐड कर देना है। तो क्योंकि इसका लोअर फिक्स पॉइंट 273 है यानी इसका स्केल स्टार्ट 273 से हो रहा है। टेम्परेचर 273 प्लस 20 डिग्री 293 केल्विन। तो इस तरीके से हम सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे वैल्यूज़ को। फ्राम केल्विन टू सेल्सियस, केल्विन से सेल्सियस में आना है तो सेल्सियस इज़ इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। तो उसमें से 273 को माइनस कर देंगे क्योंकि उसमें 273 ऐड हुआ है। तो टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल कैन बी फाउंड बाय द सब्ट्रैक्टिंग 273 फ्राम द टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल। अगर हमारे पास केल्विन स्केल में हमने मेजर किया है टेम्परेचर तो ज़ाहिरी सी बात है वो 273 से तो स्टार्ट हो रहा है तो उसका कोई भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस भी हुआ तो वो 20 डिग्री भी अगर वो राइज़ किया तो 273 से अप ही होगा। तो वो 20 डिग्री इसमें अगर 273 में हम ऐड कर दें तो वो 293 होगा। 293 में से जब 273 माइनस करेंगे तो 20 डिग्री हमारे पास सेल्सियस में आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि चेंज 300 केल्विन ऑफ द केल्विन स्केल इनटू द सेल्सियस स्केल ऑफ द टेम्परेचर। तो हमारे पास अब टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन में है और हमने सेल्सियस स्केल में इसको फाइंड आउट करना है। तो हम 300 केल्विन में से 273 केल्विन को माइनस कर देंगे जो कि 27 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट हैज़ अ नैरो रेंज फ्राम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इट हैज़ अ कंस्ट्रक्शन दैट प्रिवेंट द मर्करी टू रिटर्न। और यहाँ हमारे पास ये इसको रीसेट करने में आसानी हो सकती है। ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये डॉक्टर्स यूज़ करते हैं क्लिनिक में अपने। ये 35 से स्टार्ट हो रहा है, 36 फिर 37 जो कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है और 38, 39, 40, 41, 42। तो आप इसको मेजर कर सकते हैं। 37 पर हमारे पास फ़ारेनहाइट में जो है वो 98.6 जो कि डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि ठीक है टेम्परेचर नहीं है इसको। और 38 पर जैसे ही जाता है तो वो 100 हो जाता है। फिर 39 पर 101 टेम्परेचर, 102 40 पर और 103 में जो है वो इसी तरीके से हमारा टेम्परेचर राइज़ करता रहता है। ठीक है, तो इसको आप फार्मूला में फ़िट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो है वो किसी बच्चे को अगर 38 पर हो
मरकरी की जो लाइन है ये वो नज़र आता है, मरकरी उधर मूव करती हुई, तो वो उसका टेम्परेचर कितना है 39 पर 40 पर जो है वो टेम्परेचर 104 हो जाता है, 104। और इसी तरीके से 41 42 पर भी टेम्परेचर राइज करता रहता है। तो फ्राम सेल्सियस टू द फ़ारेनहाइट स्केल, अगर हम यहाँ पर पढ़ें इसको कि सेल्सियस से अगर हमने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो उसका क्या तरीकाकार है। अब आप देख सकते हैं कि फ़ारेनहाइट पर जो टोटल डिवीजन्स हैं वो 180 हैं, और जबकि हमने जो डिवीजन्स रखी हुई हैं वो 100 सेल्सियस स्केल पर वो हंड्रेड्स हैं। तो हम 180 को 100 पर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 1.8 आ जाएगा, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेल्सियस स्केल से। और क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल स्टार्ट हो रहा है 32 से, तो 1.8 को सेल्सियस स्केल से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 32 डिग्री, 32 जो जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो फ़ारेनहाइट जो है वो हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32। Since 100 division on the Celsius scale are equal to 180 division on the Fahrenheit scale, therefore each division of the Celsius scale is equal to 1.8 division on the Fahrenheit scale. However, 0 degree Celsius corresponds to the 32 डिग्री, क्योंकि हमारा जो सेल्सियस स्केल है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी लोअर फिक्स पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये हमारे पास फार्मूला कंस्ट्रक्ट हो जाता है। इसमें अगर हम फार्मूले में डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को पुट करें, सेल्सियस स्केल पर अगर हमने कोई टेम्परेचर फाइंड किया है तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेरे पास अभी यहाँ पर एग्जांपल है 8.3 कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल हमारे पास 50 डिग्री है, फ़ारेनहाइट का फार्मूला हम 1.8 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32 पुट करेंगे, सेल्सियस की जगह 50, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके बाद फ्राम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस चेंज करना चाहते हैं तो इसमें से माइनस कर देंगे, और इसको डिवाइड फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 1.8 पर, तो ये हमारे पास सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक एग्जांपल भी, ये 4 एग्जांपल, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद जो हमारा एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे शॉर्ट थे, इसमें कोई ये एक क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट में भी आ जाता है, ये लॉन्ग में भी आया हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसको मैं चाह रहा हूँ कि साथ आपको पढ़ा दूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? किसी भी सब्सटेंस जिसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, वो हीट एब्जॉर्ब करता है, वो अपना टेम्परेचर राइज़ करता है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हीट हम देंगे उसको वो एब्जॉर्ब करेगा और अपने नतीजे के तौर पर अपना टेम्परेचर राइज़ करेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि वो जो हीट उसने एब्ज़ॉर्ब की है, वो हीट उसको हमने दी है, वो जितनी हीट हम उसको देंगे उतना ही उसका टेम्परेचर राइज़ करेगा। और दूसरा फैक्टर ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो जिसका टेम्परेचर राइज़ किया है हीट प्रोवाइड करने पर, वो कितना मैसिव ऑब्जेक्ट है। अगर वो ऑब्जेक्ट 1 kg का है तो उसको अगर हमने हीट प्रोवाइड की है तो वो टाइम कंज्यूम करता है 1 आवर अपना, या 1 मिनट कंज्यूम करता है अपना टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करने के लिए। तो अगर वो ऑब्जेक्ट 5 kg का है तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा हीट अब्ज़ॉर्ब करने में, तो उतनी ज़्यादा हीट कंज्यूम होगी। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि मैसिव ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर जो राइज़ करेगा, वो जितनी हीट उसको वो एब्ज़ॉर्ब करेगा उतना ही वो टेम्परेचर राइज़ करेगा। यानी उसकी हीट एब्ज़ॉर्ब करने की और उसके टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के दरमियान में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। और ये जो हीट एब्ज़ॉर्ब की है वो उसके साथ उसकी मैस पर भी डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पर उस किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी के, उसके हीट को एब्ज़ॉर्ब कैपेसिटी, उसकी सलाहियत, उसकी एब्ज़ॉर्बशन की, हीट को एब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत क्या है। जनरली व्हेन अ बॉडी इज़ हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीज़। किसी भी बॉडी को जब
हीट अप किया जाता है तो उसका टेम्परेचर राइज करता है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय इट। अगर हम हीट एब्जॉर्ब बाय एनी बॉडी को डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करें और चेंज इन टेम्परेचर को, इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करें, तो हमारे पास एक इक्वेशंस आ जाती है, डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जबकि हम देखें कि इट हैज़ आल्सो बीन ऑब्जर्व, हमने ये भी नोट किया है दैट द क्वांटिटी ऑफ हीट डेल्टा क्यू required to rise the temperature delta T of the body is proportional to the mass m of the body। हम ये भी देखते हैं कि किसी बॉडी ने जो हीट एब्जॉर्ब की है वो उसके, और उसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर राइज किया है वो उसके मैस पर भी डिपेंड करता है, वो उसके मैस पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन बना लेते हैं, डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। यानी उसका जो हीट एब्जॉर्ब की है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो जो किसी ऑब्जेक्ट ने हीट एब्जॉर्ब किया है उससे उसका टेम्परेचर राइज़ किया है, जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना टेम्परेचर राइज़ करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। और जितनी हीट उतनी ही एब्जॉर्ब करेगा जितना कोई बड़ा मैसिव ऑब्जेक्ट होगा। अगर छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो इनके दरमियान में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर हम इसके प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करके इक्वल साइन यूज़ करें इक्वेशन बनाने के लिए, तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे जिसको हम c कह रहे हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, जिसको हमने 8.4 का नेम दिया हुआ। और ये c क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस है। अगर हम कहते हैं डेल्टा क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एंड सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अगर हमने इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा है जो कि कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपली स्पेसिफिक हीट। तो अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मैस ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा मोल्ड करें तो हमारे पास राइट साइड पर सी एम डेल टी है, और अगर हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं तो m डेल टी जो है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर जाएगा और डेल्टा q से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की है वो आ जाएगी c इज़ इक्वल टू डेल्टा q ओवर m डेल्टा टी। तो मैथमेटिकली हम इसको यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है वो उसके टेम्परेचर, उसके मैस पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ साइड में हमारे पास वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 किलोग्राम वाटर है वो अपने टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज करने के लिए 4200 जूल हीट एनर्जी उसको दरकार है। यानी 4200 जूल of heat energy is required to rise the temperature of 1 किलोग्राम वाटर थ्रू 1 केल्विन। ठीक है, तो ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। इन SI यूनिट mass m is measured in kilogram, heat delta Q is measured in joule, and the temperature increase delta T is taken in Kelvin. Hence SI unit of the specific heat capacity is joule per kilogram per Kelvin. Specific heats of some common substances are given in the table. साइड वाला एक टेबल जो मैंने अभी आपको बताया उसमें आपको बताई जा रही हैं। तो थोड़ा सा तो लंबा हो गया ये टॉपिक, चलें एक छोटा सा और रह गया, ये भी पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अभी जैसा कि मैंने बताया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने पढ़ा है, इसमें एक सब्सटेंस है हमारे पास वाटर, और उसकी जो लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की इम्पोर्टेंस को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है कि इस वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमें क्या फ़ायदा है या कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है।
Specific heat of the water is 4200 joule per kilogram per Kelvin and that of the dry soil is about 810 joule per kilogram per Kelvin. खुश्क मट्टी जो है, जैसा कि हमारी ज़मीन पर मट्टी होती है, उसका जो हीट एब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत है, या अब समझ लें कि अपने अंदर जो टेम्परेचर राइज़ करने की है, वो 1 kg अगर हम किलोग्राम मट्टी लें तो उसको अगर सूरज की रोशनी में धूप में रख दें तो वो 1 केल्विन अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है। तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी? 810 जूल ऑफ हीट एनर्जी उसको दरकार है। जबकि वाटर को अपना टेम्परेचर राइज़ करने 1 किलोग्राम वाटर को 1 डिग्री राइज़ करने के लिए 4200 जूल ऑफ हीट एनर्जी इसको चाहिए। यानी पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, और अगर गर्म हो जाए तो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता। As a result, the temperature of the soil would increase 5 times more than the same mass of the water by the same amount of the heat. ठीक है, तो हमें अगर एक जैसी हीट एनर्जी हो तो पानी जो है वो मट्टी जो है वो 5 गुना ज़्यादा जल्दी जो है वो उससे हीट अप हो जाएगी। 1 किलो मट्टी हो और 1 किलो पानी हो तो पानी जो है वो 5 गुना देर में होगा और मट्टी जल्दी हो जाएगी गर्म। हीट एब्जॉर्ब कर अपना टेम्परेचर राइज़ कर लेगी, एब्जॉर्ब करके और टेम्परेचर राइज़ कर लेगी। ठीक है, तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। इसका हम अब यहाँ पर इसकी हमें फ़ायदा क्या है वो नीचे हम पढ़ते हैं। इसका हमें बड़े फ़ायदे हैं। तो दस द टेम्परेचर ऑफ द लैंड राइजेज़ एंड फॉल्स मोर रैपिडली दैन दैट ऑफ द सी। समंदर या दरियाओं या नदियों नहरों के निस्बत जो पानी की निस्बत अगर देखा जाए तो जो खुश्की का टेम्परेचर वो जल्दी राइज़ अप हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। हैंस द टेम्परेचर वेरीज फ्राम समर टू विंटर आर मच स्मॉलर एज प्लेस नियर द सी दैन लैंड फॉर अवे फ्राम द सी। अगर हम देखें कि ऐसे इलाके जहाँ पर समंदर है या दरिया हैं उनके करीब इलाकों में टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज़ नहीं करता बनिस्बत उन इलाकों के जहाँ पर दरिया या समंदर या नहरें नहीं हैं। ठीक है, तो जो लोग दरियाए चनाब या दरियाए रावी के करीब उनके या समंदर के करीब उनके घर हैं तो वहाँ पर उनको ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी होती है, और जो इलाके समंदर या दरियाओं नहरों से दूर होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी होती है। Water has a large specific heat capacity. For this reason, it is very useful in storing and carrying the thermal energy due to its high specific heat capacity. The cooling system of the automobile uses water to carry the away unwanted thermal energy. हम ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों में उनके इंजन्स में आप देखते हैं कि रेडिएटर को कूल डाउन करने के लिए कूलिंग सिस्टम इन ऑटोमोबाइल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑटोमोबाइल के इंजन में उसके सिलेंडर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करने की वजह से मशीनरी वो थर्मल एनर्जी थर्मोस्टेट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी। तो उसके अंदर वाटर सर्कुलेट करता है, उनके पाइप्स के अंदर वाटर सर्कुलेट्स टू कूल सिलेंडर्स। उन सिलेंडर को ठंडा करने के लिए रेडिएटर में वो फ़ैन टू कूल द रेडिएटर को ठंडा करने के लिए, ताकि वो उसकी जो है वो मशीन या इंजन जो है वो सील ना हो जाए। तो ये इसलिए वाटर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और इसके द इंजन वुड सीज अनलेस इट इज़ नॉट कूल डाउन वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड द इंजन एज शोन इन बाय द एरो, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है। और बहुत से ऐसे जो हैं वहाँ पर हम वाटर को यूज़ किया जा सकता है। इन सेंट्रल हीटिंग सिस्टम सच एज शोन इन द फिगर, यहाँ पर एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है। हॉट वाटर इज़ यूज टू कैरी द थर्मल एनर्जी through the pipes from boiler to radiator. These radiators are fixed inside the house at suitable place. किसी ख़ास जगह पर ये जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, अगर हम पानी को इन पाइप्स में से रेडिएटर्स में से गुजारें तो वो हमारे घर को भी जो है वो गर्म रख सकते हैं। तो ये पानी की ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी अपने अंदर स्टोरेज जो है वो
इसकी कैपेसिटी हीट की वो ज़्यादा देर तक रखता है और या बहुत देर में गर्म होता है, तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। और इससे ही रेलिवेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रेलिवेंट एक एग्ज़ाम्पल है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का वीक 10 का लेक्चर है और इसके साथ ही आपकी एक असाइनमेंट है जो कि जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस आपको, अगर आप इतना कर लें तो आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन करने में, इस लेक्चर को सुन लें तो वो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। और ये आप लोगों ने प्रिपेयर भी करना है इसको, ये ना हो कि जिस वक्त स्कूल खुलें तो उस वक्त आप कहें कि हम तो बिल्कुल ब्लैंक हैं, हमें तो कुछ नहीं पढ़ाया गया। तो साथ साथ इसको प्रिपेयर करते जाएं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।